छात्रों, नागरी एकेडमी में आपका स्वागत है। कुछ अनुच्छेद पहले आपने पढ़े हैं और कुछ अभ्यास के लिए आपके कुछ अनुच्छेद दिए जा रहे हैं जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। ये 4 अनुच्छेद आपको दिए जा रहे हैं, तो आप उनका अभ्यास कर सकते हैं। पहला देखिए, बढ़ती बेरोजगारी। भारतीय हमारी जो समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्याएं जिन्हें हम कह सकते हैं, उससे ही संबंधित ये हमारे पैराग्राफ जिन्हें हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं, क्योंकि निबंध न होकर के ये अनुच्छेद है। तो छोटे में ही विषय को आप समझेंगे और मुख्य जो बिंदु हैं उनके ऊपर बात की जा रही है, तो उन्हें आप समझ लें और उनका किस प्रकार से विश्लेषण किया जा रहा है, कैसे आप लोग को लिखना होता है, किसी विषय को समझ करके ही उसके बारे में लिखें और छोटे में ही आपको करना होता है। तो बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी जो है और एक ज्वलंत समस्या है, उस पर ये अनुच्छेद है कि जब कोई व्यक्ति काम करने के योग्य होता है और इच्छुक होता है तथा पढ़ाई लिखाई के पश्चात वह कोई नौकरी करना चाहता है और उसे कार्य करने के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति को हम बेरोजगारी की स्थिति कह सकते हैं। आज का युवा वर्ग इस समस्या से देखिए जूझ रहा है और यह हमारे देश की एक ज्वलंत समस्या बन गया है। निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या तथा सिमटते हुए हमारे संसाधन जो हैं आज की युवा पीढ़ी के सामने संकट बन गए हैं। शिक्षित बेरोजगार कई बार रोजगार न मिलने के कारण देखिए तनावग्रस्त हो रहे हैं, अपराध करने के लिए विवश हैं तथा गलत रास्ते को वे अपना रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए, ग्रामीण युवक गांव में कार्य न करके शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। ये पलायन करना यानी गांव को छोड़ करके शहरों की तरफ आ जाना एक आकर्षण है। इसलिए आप देखते हैं कि अब गांव में युवा वर्ग नहीं रहना चाहता, वह शहर की तरफ भाग रहा है, खेती बाड़ी के कार्य नहीं करना चाहता है तथा शिक्षा प्रणाली उचित न होने के कारण बेरोजगारी की समस्या हो रही है। शिक्षा प्रणाली में सुधार करके तथा व्यावसायिक शिक्षा देकर, पैतृक व्यवसाय को बढ़ावा देकर तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना करके कृषि के प्रति रुचि जागृत करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। जो युवा वर्ग आप देख रहे हैं पलायन कर रहे हैं, उनको जब हम व्यावसायिक शिक्षा देंगे और अच्छे तरीके से जब उनकी एक अर्निंग होने लगती है तो इंटरेस्ट बढ़ता है। इसीलिए जब युवा वर्ग रोजगार के प्रति आकर्षित होगा तथा उचित शिक्षा प्राप्त करेगा एवं स्वावलंबी होगा तो उसके अंदर का तनाव, उसकी बेरोजगारी दूर होगी, उसकी प्रगति के साथ साथ देश की प्रगति भी होगी। दूसरा है देखिए, संयुक्त परिवार आज की मांग। एकांकी परिवार है, माता पिता हैं, अगर बच्चे अकेले रहना चाहते हैं, पहले किस प्रकार से हमारे परिवार जो थे संयुक्त थे, एक साथ कई लोग रहा करते थे, उसी पर है ये आपका पैराग्राफ है, अनुच्छेद है। संयुक्त परिवार से तात्पर्य वे परिवार जिनमें माता पिता, दादा दादी, भाई बहन सभी मिलकर जुलकर एक साथ रहते हैं, संयुक्त परिवार कहलाता है। इस प्रकार के परिवार में परिवार का सबसे बड़ा जो सदस्य मुखिया होता है, वही परिवार के सदस्यों के कार्यों का विभाजन कहते हैं बांटना, तथा उनकी सुरक्षा का जिम्मा लेता है। क्योंकि सभी व्यक्ति एक ही घर परिवार में एक ही व्यवसाय में रहते हैं, एक दूसरे के प्रति संवेदना के साथ साथ आर्थिक मदद तथा कार्यशैली उनकी एक सी होती है। इसलिए भी एक साथ तरक्की करने में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक ही जैसे कार्य में अगर कोई नहीं कार्य आज कर पाया तो दूसरे लोग उसका कम से कम सहयोग कर पाते हैं। तो अब ये चीज़ें क्या हो गई, अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग चीज़ें, तो सब खाली बैठे रहते हैं कि कोई किसी का हाथ नहीं बटा पाता है। उनके बच्चे तथा वृद्ध सुरक्षित रहते हैं तथा अच्छे संस्कार बच्चों को भी प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से संयुक्त परिवार हमारे आज की जो मांग है उसके लिए कितना आवश्यक है, इसको बताने का प्रयास किया गया है। आज की पाश्चात्य संस्कृति ने संयुक्त परिवारों को विघटित कर दिया है। अब युवा वर्ग एकल परिवारों की स्थापना कर रहे हैं, तनावग्रस्त हो रहे हैं, टकराहट बढ़ रही है। आप देखेंगे वृद्धों को भी संरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे में हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं लुप्त हो रही हैं। पहले की तरह हमारी संस्कृति, सभ्यता इत्यादि जो थी वो अब बच्चों को पता नहीं चल पा रही है। युवा वर्ग को अपनी पुरानी पीढ़ी से संरक्षण तथा सहायता प्राप्त नहीं हो पा रही। जब वो साथ में ही नहीं रह रहे तो संरक्षण कहाँ से प्राप्त होगा।
पुनः हमें युवा वर्ग के भीतर आपसी क्या है, हमें प्रेम, भाईचारे, संरक्षण के लिए जागृत करना पड़ेगा, जिससे वे तनाव मुक्त हो, माता पिता का प्रेम प्राप्त हो, उन्हें उनके परिवार सुचारू ढंग से चल पड़े। इसके लिए मैं आपसे 2 चीज़ें आपको जो है युवा वर्ग के लिए मुख्य मैं आप देख रही हूँ कि आज के माहौल में आप देख रहे हैं कि युवा वर्ग तनावग्रस्त होकर के आत्महत्याएं कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, संरक्षण नहीं मिल रहा है। तो घर के लोग जब साथ में रहते थे तो लोगों को क्या मिलती थी, एक सांत्वना मिलती थी, आपसी प्रेम मिलता था, कोई आपको समझाने वाला घर में हुआ करता था, इसलिए जो है ये तनाव जो है वो झेल जाते थे। तो युवा वर्ग के लिए एक ये बहुत बड़ा मैसेज है, संदेश है। और छात्र जो है अपने भाषा में जो है बहुत सारी चीज़ों को लिख सकते हैं और अनुभवों को भी आप अपने भाषा के माध्यम से और निबंधों और अनुच्छेदों के माध्यम से आप बांट सकते हैं। ठीक है। तीसरा देखिए, साइबर ठगी, सावधानियां और सुरक्षा के उपाय। तो ये हमारे समाज में इतना ज़्यादा जो है हो रहा है, उसी के ऊपर जो है कंप्यूटर के माध्यम से देखिए या इंटरनेट के माध्यम से जो अपराध किए जाते हैं वह अपराध साइबर अपराध की श्रेणी में माने जाते हैं। तकनीकी प्रगति ने तथा कंप्यूटर ने हमारी सामाजिक नेटवर्किंग, ऑनलाइन खरीद, कंप्यूटर पर गेम खेलना, ऑनलाइन पढ़ाई करना, नौकरियों की तलाश तथा इंटरनेट के माध्यम से पैसों का लेन देन आदि को जितना सुगम बनाया है, उतना अपराध भी तेजी से बढ़ते जा गए हैं। इन अपराधों में शामिल लोग हैकर के नाम से जाने जाते हैं। कुछ वेबसाइट ऐसी भी बनाई जाती है जहां पर लालच देकर के सामान खरीदने के ऑफर होते हैं, एटीएम या मोबाइल नंबर भी मांगे जाते हैं। तो साइबर क्राइम का वे लोग शिकार होते हैं। इस प्रकार के अपराध व्यक्तिगत जो है अपने लिए किए जाते हैं, जो किसके लिए, देश, संस्था, व्यक्ति सभी को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। साइबर अपराध के अंतर्गत देखिए आर्थिक हानि होती है, गोपनीय जानकारी चुरा लेते हैं लोग, साइबर आतंकवाद जो है फैलता है, ऑनलाइन उत्पीड़न होता है। आप देखते हैं बहुत बार इस तरह की शिकायतें आपको मिलती हैं। नशीली दवाओं की तस्करी की जाती है, पता भी नहीं चलता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के दस्तावेज भी चुरा लिए जाते हैं, कई कई दिनों तक आप देखते हैं कि हैक कर जाती हैं उनकी वेबसाइट वगैरह। तो इनके लिए सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि लोग बच सके। समझ रहे हैं ना, जो अपराध करते हैं वो न बचे, लोग बच सके। हर एक व्यक्ति को जो इसका उपयोग करता है अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताना चाहिए। लोग तुरंत पूछने पर बता देते हैं। पासवर्ड मजबूत बनाना चाहिए। बच्चों को भी इससे अवगत कराना चाहिए कि वे इसका दुरुपयोग ना करें। हमें अपने सोशल मीडिया पर भी अपनी गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए, जिससे कि हम इस अपराध के शिकार न हो सके। और ये आज के युग की बहुत बड़ी समस्या है। और दोनों ही तरफ आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें युवा पीढ़ी को मालूम है, तो जो मिडिल एज के लोग हैं उनको नहीं पता है और वे बता देते हैं। तो इस तरह के अपराध से जो है वो हमारे उसमें होते हैं। चौथा है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। मातृभाषा का तात्पर्य वह भाषा होती है जिससे बच्चा अपनी माँ से सीखता है। बच्चा माँ की गोद में रहकर उसके मुख से निकलने वाली ध्वनियों को देखते हैं बहुत ही सहजतापूर्वक स्वीकार करता है और सीख लेता है। बच्चे की अभिव्यक्ति का माध्यम भी यही भाषा बनती है। बाकी भाषाएं वह बाद में सीखने का प्रयास करता है। मातृभाषा को शिक्षण का माध्यम बनाना अत्यंत ही मनोवैज्ञानिक है। आज हमारी भारतवर्ष में शिक्षा का माध्यम आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी होने का प्रचलन बढ़ गया है। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय अधिक और हिंदी माध्यम के विद्यालय, और हर जो आप देखेंगे कंपटीशन वो अलग अलग तरीकों से भी हो रहे हैं। लेकिन हम यह भूल गए हैं कि बालक की मौलिक प्रतिभाएं लुप्त हो रही हैं और उसकी मातृभाषा में उसको पढ़ाया जाना कितना आवश्यक है, और उसी भाषा में वह उसे समझता भी है और शिक्षा भी देनी चाहिए। महात्मा गांधी ने भी अपनी बुनियादी शिक्षा में देखिए मातृभाषा को ही शिक्षण का आधार माना है। भारत देखिए कृषि प्रधान देश है। ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग मातृभाषा में ही बातचीत करते हैं और देश की प्रगति के लिए आप देखते हैं कि में हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए इस विषय पर हमें क्या है गंभीरतापूर्वक विचार भी करना चाहिए और शिक्षा का माध्यम किसे बनाना चाहिए, हमें मातृभाषा को बनाना चाहिए। इस प्रकार से आपने 4 जो है अनुच्छेद का अध्ययन कर रहे हैं आप, और जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। अभ्यासरत आप रहें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कर लें। धन्यवाद।